नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टाइल के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं देवेश वैष्णव और आज मनोविज्ञान पार्ट 4 की वीडियो में लेकर आपके सामने आया हूं। इसमें अपन यूनिट अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी क्रम में आज का सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आ गया होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? अ, अधिगम को सुगम बनाने हेतु, बी, नई सूचनाओं के अर्जन हेतु, सी, अधिगम को उत्साही बनाने हेतु और डी है उपयुक्त सभी। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। और इसके पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांत, अधिगम के जो अपन ने थार्नडाइक का, गेस्टोल्टवाद पढ़ा, हल्का पढ़ा, गुथरी का पढ़ा, तो ये जितने भी सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत है, इधर से स्किनर का सिद्धांत है, तो ये जो सभी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण क्षेत्र में क्यों किया जाता है? तो आपको पता है कि कोई भी सिद्धांत जो बना है वो अधिगम को सरल, सुगम और अच्छा बनाने के लिए बना है। तो पहला ऑप्शन तो राइट हो गया कि अधिगम को सुगम बनाने हेतु ही इन सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बी, नई सूचनाओं के अर्जन हेतु। बिल्कुल सही बात है, नई ज्ञान को जानने के लिए, नई सूचनाओं के अर्जन के लिए शिक्षण क्षेत्र में अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? अधिगम को उत्साही बनाने हेतु। तो अधिगम को और रचनात्मक और उत्साही और अच्छा बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना है। तो यहाँ पर जो है वो तीनों ही ऑप्शन राइट आंसर है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों जो ऑप्शन है वो इसको बता रहे हैं कि अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण क्षेत्र में इसलिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मैं टिक कर देता हूँ। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से अधिगम नहीं है तो अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो होता है वो अधिगम कहलाता है। देखो, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अनुभव हो, अभ्यास हो या प्रशिक्षण किया जाए तो उनके द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वही अधिगम होता है। अब यहाँ पर क्या अधिगम नहीं है? तो वृद्धि या परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम। तो आपने अधिगम जब यूनिट पढ़ी होगी तो उसमें बहुत ध्यान से पढ़ा होगा कि वृद्धि और परिपक्वता और आयु के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम में शामिल किए नहीं जाते हैं। और दूसरी बात आपने पढ़ी होगी, नशे के कारण यदि व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वह भी अधिगम में शामिल नहीं किया जाता है। और तीसरी बात आपने पढ़ी होगी, थकान, नींद या ऊब या तनाव, इनके कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वह भी अधिगम में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका राइट आंसर मिल गया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। इसका भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वृद्धि के कारण जो परिवर्तन होते हैं वह भी अधिगम में नहीं आती, मादक पदार्थों के कारण जो परिवर्तन होंगे वह भी अधिगम में नहीं आएंगे, और सी, थकान के कारण जो परिवर्तन होगा वह भी अधिगम में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? उपयुक्त सभी ही इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना कि थकान, नींद, तनाव, मादक पदार्थ, नशे के कारण, वृद्धि और परिपक्वता के कारण, इनके कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम में शामिल नहीं किए जाते। अधिगम में सिर्फ वो परिवर्तन शामिल किए जाएंगे जो अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और व्यवहार में परिवर्तन हो, वो परिवर्तन ही अधिगम में शामिल किए जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं टिक कर देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वातावरण, थकान व ऊब, आयु व परिपक्वता, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों याद रखना इस बात को, पहले वाला क्वेश्चन था कि अधिगम नहीं है, और अधिगम नहीं है इसमें थकान के कारण, नींद के कारण, औषधि के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम में शामिल नहीं किए जाते, उनको अधिगम नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन ये जो कारक हैं, ये जो कारक है थकान, नींद, औषधि, परिपक्वता, ये अधिगम को प्रभावित जरूर करते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक पूछे तो ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। थकान, नींद, औषधि, तनाव, ये सब अधिगम को प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन इनके कारण जो परिवर्तन होगा वह अधिगम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये अपन को बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? वातावरण के कारण अधिगम को प्रभावित। तो अधिगम वातावरण के कारण तो अधिगम प्रभावित होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अपन को नहीं वाला देखना है। दूसरा क्या है? थकान व ऊब के कारण। तो थकान व ऊब के कारण, नींद के कारण, तनाव के कारण, परिपक्वता के कारण, आयु के कारण, इन सब के कारण अधिगम प्रभावित होता है। तो थकान व ऊब भी अधिगम को प्रभावित करता है, आयु व परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। दो चीज़ें, कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत गौर से सुनना कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थकान, नींद, औषधि, तनाव, ऊब, वातावरण, परिपक्वता, आयु, ये सब अधिगम को प्रभावित करते हैं, लेकिन अधिगम में शामिल नहीं किए जाते। कौन से परिवर्तन अधिगम में शामिल नहीं किए जाते हैं? तो थकान के कारण जो परिवर्तन होगा वो अधिगम में शामिल नहीं किया जाएगा, नींद के कारण परिवर्तन होगा, तनाव के कारण परिवर्तन होगा, या फिर औषधि के कारण, नशे के कारण, या फिर परिपक्वता के कारण, या आयु के कारण। इनके कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम को शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन ये जो कारक हैं ये अधिगम को प्रभावित जरूर करते हैं। तो याद रखना, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में सेट करना होगा कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और ये कारक के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम में शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? वातावरण के कारण भी अधिगम प्रभावित होता है, थकान व ऊब के कारण भी अधिगम प्रभावित होता है, आयु और परिपक्वता के कारण भी अधिगम प्रभावित होता है, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो उसके अधिगम सीखने की गति बढ़ती जाएगी। थकान होगी, आदमी को तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, तो वो किसी भी चीज़ को सीखने में रुचि नहीं दिखा पाएगा, और जहाँ तक रुचि नहीं होगी, जहाँ तक ठंडाई के नियम से तत्परता नहीं होगी, तैयारी नहीं होगी, तो फिर सीखना प्रभावित होगा ही होगा। और वातावरण, यदि वातावरण की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, अब कोई चीज़ सीखने जा रहे हो, मान लो बाई चांस अभी आप पढ़ने बैठे हो और एकदम से लाइट चली गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो उस कंडीशन में आप का जो अधिगम है वो प्रभावित होगा। तो वातावरण के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम में शामिल नहीं किए जाते, लेकिन वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है। याद रखना दोस्तों, तो यहाँ पर अपन को नहीं ये आंसर देना था, तो ये सभी तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, तो द जो ऑप्शन होगा उक्त में से कोई नहीं, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस पर मैं टिक कर देता हूँ, द जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि द ऑप्शन ही सभी में डी जो है वो राइट आंसर हो रहा है, तो बहुत सी बार पेपर में भी ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हो कि बहुत से तुक्का लगाते हैं, तो पहले वाले में ए था तो अब इसमें हो सकता है बी आए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पहले वाले में ए तो लगातार 3-4 क्वेश्चन में ए आंसर राइट होता है, तो ऐसा कोई सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि ए के बाद बी, सी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन में लगातार डी आंसर ही आ जाए। तो याद रखना दोस्तों, तुक्का दो तो उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का लक्षण। अधिगम अशक्तता, आपने अधिगम विकार के बारे में पढ़ा होगा। तो अधिगम विकार जो है डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, जो गणना संबंधी विकार है, तो ये जो विकार डिस्प्रेक्सिया जो हुआ, तो इन सभी विकारों में अधिगम अशक्तता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिगम, जिनमें अधिगम अशक्तता वाला विकार है उन बच्चों में लक्षण क्या प्रकट होता है? तो अ ऑप्शन क्या है? विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होना, विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होना। बी ऑप्शन है सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई। सामाजिक संबंध मतलब आस पड़ोस में जो उसके व्यवहार है, बच्चे का व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ, उसके मूल्यांकन में कठिनाई होना। शारीरिक संतुलन में कमी होना,
मतलब शारीरिक संतुलन, स्वयं का शारीरिक संतुलन, यदि अधिगम अशक्तता वाला बालक है तो वो शारीरिक संतुलन में कमी हो सकती है उसके। और डी है ऑप्शन है उक्त सभी। तो ये जो सारे ऑप्शन है अ, ब और स, ये तीनों जो है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के लक्षण हैं। विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है, विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई होती है और शारीरिक संतुलन में कमी होती है। तो तीनों जो ऑप्शन है वह राइट ऑप्शन है। इस वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, उक्त सभी। अधिगम अशक्तता जो है, अधिगम विकार जब अपन पढ़ेंगे, अधिगम यूनिट को थ्योरेटिकल पार्ट पे अपन जाएंगे जब, तब मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा। और मेरे ख्याल से जब आपने मेरे से एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद आपके क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो बस आप बने रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। जब तक आप लोग हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छा अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं टिक कर देता हूँ। इसका राइट आंसर भी क्या होगा दोस्तों, उक्त सभी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने एक बात कही थी कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में सारे ही ऑप्शन राइट होते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से सारे ऑप्शन राइट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब क्वेश्चन की आ जाए तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे ज़्यादा भार वाले ऑप्शन को टिक करना होगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा भार लेके बैठा है, जिसका आंसर सबसे ज़्यादा प्रभावी है, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ के जा रहा है, उसी तो ऑप्शन को आप टिक करके आओ। यहाँ पर भी यही है। इस क्वेश्चन में अधिगम को प्रभावशाली, अधिगम को और अच्छा प्रभावशाली बनाने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है। नई शिक्षण नीतियों का प्रयोग, नई शिक्षण नीति का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए नई शिक्षण नीति का प्रयोग, बी ऑप्शन है स्वप्रेरणा, सी ऑप्शन है धन और डी ऑप्शन है पूर्व ज्ञान। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि सभी राइट है, सभी अधिगम को प्रभावशाली बनाने के तरीके हैं, लेकिन सबसे उत्तम तरीका अपन को बताना है। तो दोस्तों, नई शिक्षण नीति जो होती है उससे अधिगम प्रभावित होता है, प्रभावशाली होगा। यदि अच्छी शिक्षण नीतियों का अपन प्रयोग करेंगे तो बच्चे के सीखने की दर जो है वो बढ़ेगी ही सही। स्वप्रेरणा, यदि आत्म प्रेरित होगा, स्वप्रेरित होगा बालक, स्वयं के लिए स्वयं तैयार होगा, स्वरुचि उसके अंदर होगी, तो अधिगम प्रभावशाली होगा ही होगा। थांडाई का नियम भी यही कहता है। धन, यदि प्रलोभन दिया जाए, पुनर्बलन दिया जाए धन के रूप में, तो वो भी अधिगम को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है। पूर्व ज्ञान मतलब पास्ट एक्सपीरियंस जो है, जो एक्सपीरियंस जो हैं आपके, वो आपके नए चीज़ को सीखने में सहायता करते हैं। तो एक्सपीरियंस जो होंगे, पूर्व ज्ञान जो होगा, वह भी अधिगम को प्रभावित करता है या प्रभावशाली बनाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे उत्तम तरीका कौन सा है। तो दोस्तों, आपने मोटिवेशन जब पढ़ा होगा तब स्वप्रेरणा शब्द पढ़ा होगा। स्वप्रेरणा होती है स्वयं की प्रेरणा। जब आदमी स्वयं के लिए तैयार है, जब मन से जो तैयार है, वह आदमी ही जल्दी सीखता है, वह बालक जल्दी सीख जाता है। हालांकि टीचर यदि मान लो किसी भी प्रकार की शिक्षण नीति का प्रयोग कर ले, किसी भी प्रकार के पूर्व ज्ञान बालक के अंदर हो, किसी भी प्रकार के प्रलोभन का प्रयोग कर ले, यदि बालक स्वयं तैयार नहीं है सीखने के लिए, तो दुनिया का कोई सा भी टीचर उसे सिखा नहीं सकता। तो सबसे प्रभावशाली उत्तम तरीका होता है अधिगम को प्रभावशाली बनाने का कि स्वप्रेरित बालक हो, स्वप्रेरणा उसके अंदर आए कि मुझे सीखना है, मुझे इस चीज़ को जानना है। यदि इसी प्रेरणा यदि बालक के अंदर होती है तो अधिगम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, स्वप्रेरणा जो है, सेल्फ मोटिवेशन जो है, वो अधिगम को प्रभावशाली बनाने का सबसे उत्तम तरीका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ है। गेस्टोल्ट शब्द बहुत ही फेमस शब्द है और यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन बनता है, सीधा सा क्वेश्चन भी बन जाता है। बहुत सी बार सिद्धांत से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा सा सिद्धांत यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, समग्रता, पूर्णाकार, समरूपता या उक्त सभी। गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ है समग्रता, पूर्णाकार, समरूपता या उक्त सभी।
तो गेस्टोल्टवाद जो कोहलर, कोप्ता, वर्दीमर ने दिया था, जिन्होंने चिंपांजी, सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था, आप सभी को पता होगा। और नहीं पता होगा तो अगले जो अपन थ्योरेटिकल पार्ट को स्टार्ट करेंगे तो अलग से एक वीडियो इस सिद्धांत के ऊपर बनाऊंगा मैं दोस्तों। इस सिद्धांत को उस वीडियो में अपन बहुत अच्छी समझ विकसित कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है समग्रता, तो गेस्टोल्ट का अर्थ है समग्रता होता है, पूर्णाकार भी होता है और समरूपता भी होता है। गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ क्या है? समग्रता भी होता है, पूर्णाकार भी होता है और समरूपता भी होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? उक्त सभी जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसके तीनों ही ऑप्शन राइट है। गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ समग्रता से भी लिया जा सकता है, पूर्णाकार से भी लिया जा सकता है, समरूपता से भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उक्त सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की अंतिम अवस्था में, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? अंतिम अवस्था आपने पढ़ा होगा, शेषावस्था में बालक का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। बालक जो है जो कुछ भी चीज़ें सीखना चाहता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है। फिर जैसे जैसे किशोरावस्था बढ़ती जाती है तो सीखने की गति जो है वह तीव्र होती जाती है। ये अवस्थाओं के अनुसार है कि बालक जो है तत्परता जो है जितनी ज़्यादा रहेगी और पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा तो सीखने की गति तो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं सीखने की अंतिम अवस्था मतलब वो शेषावस्था, किशोरावस्था, इसको रिलेटेड करके देख लेता है और फिर देखेगा कि यार मैंने तो पढ़ा था कि शेषावस्था से जब किशोरावस्था या बाल्यावस्था से किशोरावस्था में चलते हैं तो सीखने की गति जो है वो तीव्र होती जाती है। तो यहाँ पर जो है वो तीव्र कर देगा या अति तीव्र कर देगा। तो सोचो आप, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन वहाँ पे जाकर के नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीखने की अंतिम अवस्था, मतलब जब आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हो गए। तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हुए हो तो उस समय जब आप तैयार हुए हो, जब आप उसके बारे में नहीं जानते कुछ भी, तब आपके अंदर उसके सीखने के प्रति क्या रहेगा? उत्साह रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा। और उस एक्साइटमेंट में आपके सीखने की जो गति होगी वो भी क्या रहेगी? तीव्र रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ के बारे में जानते जाओगे और उस चीज़ को सीखते काफ़ी समय हो जाएगा आपको, तो जब अंतिम अवस्था जब आएगी तो आप जो है एक तरह से एक्साइटमेंट जो है वो आपका कम होता जाएगा। और ये जो एक्साइटमेंट कम होता है, जो स्व प्रेरणा जो कम होती है या उत्साह जो कम होता है, उस उत्साह के कम होने से सीखने की गति भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब आज मान लो मुझे क्रिकेट खेलना सीखना है तो फर्स्ट दिन मेरे अंदर क्या है? उत्साह है कि मुझे क्रिकेट खेलना सीखना है, बहुत मज़ा आएगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो मेरे अंदर जो उत्साह था, एक्साइटमेंट था, तो फर्स्ट दिन जो मेरे को सिखाया गया वह मेरे उत्साह के कारण मैंने अच्छे से सीखा, तीव्र गति से सीखा। और जैसे जैसे साल 6 महीने गुजरते गए मैं सीखता गया और साल 6 महीने बाद जब मेरे को अंतिम दौर पर सिखाया जा रहा था तो मेरे अंदर एक तरह से उत्साह जो था, पहले जितना उत्साह था सीखने का, वो ख़त्म होता गया। और इस उत्साह के ख़त्म होने से, एक्साइटमेंट के ख़त्म होने से गति जो है वो सीखने की क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, अंतिम अवस्था में सीखने की गति जो होती है वह धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है? अंतर्दृष्टि मतलब गेस्टोल्टवाद, कोहलर, कोप्ता, वर्दीमर, जहाँ पर चिंपांजी को अचानक सूझ उत्पन्न हुई थी। जो अचानक सूझ उत्पन्न होती है उसको ही क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि कहते हैं। अचानक दिमाग में आइडिया आना, अचानक दिमाग में एक नई थिंक आ जाना, सोच आ जाना, ये अंतर्दृष्टि होती है। तो अंतर्दृष्टि किन किन तत्वों से प्रभावित होती है? अंतर्दृष्टि दोस्तों अनुभव, यदि आपको पहले किसी चीज़ का अनुभव है तो जो आपकी सोच है, नया आइडिया जो है वो उसको प्रभावित करेगा।
आपकी बुद्धि कैसी है। आप यदि तीव्र बुद्धि वाले बालक हो तो आप जो है आपकी सूझ जो होगी वो और ज़्यादा विकसित सूझ होगी। तो अंतर्दृष्टि पर सूझ पर जो है बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। प्रयास व त्रुटि, किसी भी कार्य को करने में नए नए आइडिया, पहली बार किया असफल हो गए तो दूसरी बार जब करते हैं तो उस असफलता से अपन को कुछ सीखने को मिलता है। प्रयास व त्रुटि होती जाएगी बार बार, तो नई नई चीज़ों का ज्ञान त्रुटियों से होता जाएगा और उन त्रुटियों को हम कम करते जाएंगे तो एक टाइम पे अपन को एक अच्छा नया विकसित सूझ जो होगी वो अपने दिमाग में उत्पन्न हो जाएगी। तो अंतर्दृष्टि जो होती है, जो सूझ जो होती है, उस पर प्रयास व त्रुटि का भी प्रभाव पड़ता है। तो अनुभव का भी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है, प्रयास एवं त्रुटि का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो होगा अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तीनों ही तत्व हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी ही इसका राइट आंसर होगा। एक बार मैं इसको टिक कर देता हूँ, उपयुक्त सभी ही इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप यदि अच्छे से सीख रहे हो तो मैं सिर्फ एक वीडियो में 10 क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपको कम से कम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो पूरे मनोयोग के साथ सुनोगे तो आपके अंदर एक समझ विकसित होगी। और मनोविज्ञान जो है वो रट करके नहीं पढ़ा जाता। मनोविज्ञान में क्वेश्चन रटने से कुछ भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन कराने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग इन क्वेश्चन के माध्यम से अपनी समझ विकसित कर सको मनोविज्ञान के अंदर। मनोविज्ञान को जब तक आपने अपने भावों से, अपने मन से नहीं जोड़ा तब तक आप मनोविज्ञान में सफलता हासिल नहीं कर सकते। सभी बच्चे लगभग मेरे ख्याल से, मैं जब भी पढ़ाता हूँ, क्लास लेता हूँ, तो मनोविज्ञान से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि सर पिछली बार भी मनोविज्ञान में मेरे इतने कम नंबर आए थे, इस वजह से मेरा रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें। मैं उनसे सभी से एक ही बात कहता हूँ कि दोस्तों मनोविज्ञान को यदि पढ़ना है आपको तो मन से पढ़ो, भावों को मनोविज्ञान से जोड़ो, रट के मत पढ़ो। रट के पढ़ोगे तो मनोविज्ञान कभी भी आपको सफलता नहीं दिलाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें स्वयं को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, इस प्रवृत्ति को या इस रोग को या इस विकार को या ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बी ऑप्शन है डेलीरियम टेम्प्स, सी ऑप्शन है स्वलीनता ऑटिज्म और डी ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है, सीधा सा क्वेश्चन है। हालांकि जिसने पढ़ा होगा तो वो दे देगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सी किताबों में है भी नहीं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो आंसर इसका नहीं दे पाएगा। और ये मैं आपको बता दूँ कि पिछली बार 2017 के पेपर में शायद ये क्वेश्चन था, तो याद रखना। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें स्वयं को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है और यह ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। स्वयं को भूखा रखना, स्वयं को भूखा रखना, तो इस रोग को क्या कहते हैं? इस विकार को क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक आध चीज़ और बताऊंगा जिससे आपको और अच्छी समझ इस बारे में विकसित होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो बालिकाएं जो होती है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें बालिकाएं होती है जो ज़्यादातर ये रोग बालिकाओं में पाया जाता है। बालिकाएं क्या करती है, ये ऐसा सोचती है कि मैं मोटी हो गई या फिर मैं मोटी न हो जाऊं, मेरा वज़न बढ़ गया है, तो इस चीज़ की टेंशन लेकर के वह क्या करने लग जाती है, स्वयं को भूखा रखने लग जाती है, डाइटिंग करने लग जाती है। और ये आदत धीरे धीरे इतनी भयंकर हो जाती है कि एक तरह से इसका इलाज कराना पड़ता है। बहुत सी बार तो ये आदत इतनी खतरनाक हो जाती है कि ले बैठती है लड़कियों को, कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल खून की कमी हो जाना, दुनिया भर की कमज़ोरी उनके अंदर आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि लड़की को ऐसा लगता है कि मेरा वज़न बढ़ गया है, मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे भूखा रहना चाहिए, तो वो क्या करती है, स्वयं को भूखा रखने लग जाती है। और कई बार तो वो ऐसा उनके अंदर इतना दिमाग में बैठ जाता है कि वो 4-4, 5-5 दिन तक कुछ नहीं खाती, सिर्फ पानी पीकर ही टाइम पास। तो ऐसी कंडीशन जिसमें लड़कियों में ज़्यादातर पाई जाती है, जिसमें स्वयं को भूखा रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
एक तो हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा। मैं लिखता हूँ फिर बताऊँगा आपको। एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा है वैसे ही होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो जो बुलिमिया नर्वोसा है इसमें क्या होता है दोस्तों कि ज़्यादातर इसमें देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा में भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है और बुलिमिया नर्वोसा में ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति आ जाती है। मतलब बालिकाएं जो है वो इतना ज़्यादा खा लेती है कि बाद में उनको औषधि का प्रयोग करके, मतलब पाचन की जो गोलियां आती है उसका प्रयोग करके खाने को बाहर निकालने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि उनके अंदर ये रोग हो गया, ये विकार, ये ऐसी अवस्था आ गई बुलिमिया नर्वोसा, तो बालिकाएं क्या करेगी, इतना ज़्यादा खाएगी टूस के कि पेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी उनसे। फिर बाद में खा तो लेगी, फिर बाद में ऐसा लगेगा कि यार मेरे क्या हो गया। फिर वो क्या करेगी, कोई या तो उल्टी करने की गोली लेगी या फिर पाचन फास्ट हो इसकी गोली लेगी। तो उसको लेकर के उस भोजन को बाहर निकालने की जो प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। तो याद रखना दोस्तों, एनोरेक्सिया नर्वोसा भूखे रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बुलिमिया नर्वोसा में ज़्यादा भोजन खाने और उसको फिर औषधि के प्रयोग से बाहर निकालने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। एक शिक्षक जो है वो अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, तो निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को तैयार किया जाना, बच्चे को तत्पर किया जाना, तैयार किया जाना और तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित करना। तो तैयार करना, प्रेरित करना, रुचि उत्पन्न करना, ये सब थॉर्नडाइक का जो है मुख्य नियम, तैयारी का नियम उसमें संबंधित है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक से नियम से संबंधित ऑप्शन नंबर ए है, तो ये तो लागू करेगा वो। फिर बी ऑप्शन है, बच्चे को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करना। अब बी ऑप्शन को थोड़ा सा समझना, खोज विधि क्या होती है। खोज विधि में बालक जो ह्यूरिस्टिक विधि है जिसके जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने खोज विधि को दिया था। तो खोज विधि में क्या होता है कि बालक स्वयं खोज करता है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बालक क्या करता है, स्वयं खोज करता है, स्वयं मेहनत करता है, बार बार प्रयास करता है। तो स्वयं खोज करके ही बालक सीखता है, उसमें किसी का प्रशिक्षण या किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो ये स्वयं खोज सीखना, स्वयं के द्वारा खोज करके सीखना, ये खोज विधि है। तो खोज विधि के लिए यदि टीचर बालक को उन्मुख करता है तो ये थॉर्नडाइक से नियम से आता है या नहीं आता। थॉर्नडाइक में आपने नियम जो पढ़े थे, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में मुख्य नियम और गौण नियम थे। मुख्य नियम 3 बताए थे और गौण नियम 5 थे। तो उनमें कहीं भी खोज विधि का जिक्र नहीं था। तो ये जो ऑप्शन होगा वो अपना डाउट ऑप्शन में हो जाएगा कि हाँ ये काम थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार नहीं हो सकता है। तो फिर भी अपन आगे वाले ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वह क्या है, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य देना। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत यही कहता है, बार बार प्रयास करो, बार बार होमवर्क दो ताकि बच्चा और ज़्यादा सीखेगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत में ये काम तो होता है, प्रयास एवं त्रुटि का। तो फिर नेक्स्ट क्या है, जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करना। बिल्कुल सही बात है। यदि टीचर पुरस्कार का उपयोग सही रूप में नहीं करेगा तो बालक के अंदर जो है सेल्फ मोटिवेशन जो है, स्व प्रेरणा जो है, पुनर्बलन की कमी आ जाएगी और उसके अंदर हताशा का भाव, निराशा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। यदि पुरस्कार बिल्कुल भी नहीं दिया तो पुनर्बलन नहीं मिलेगा, और पुरस्कार इतना ज़्यादा दे दिया कि उसके लिए ये चीज़ आम बात हो गई तो उसमें भी वो सीखने की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को यदि लागू करना चाहता है तो शिक्षक को खोज विधि के लिए बालक को उन्मुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि थॉर्नडाइक के सिद्धांत तत्परता के नियम से ए ऑप्शन राइट हो गया।
प्रयास एवं त्रुटि से सी ऑप्शन भी राइट है, करेगा इसमें भी काम। और डी ऑप्शन जो है वो पुरस्कार पुनर्बलन से है, जो यहाँ पर मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो ये जो है गौण नियम से संबंधित है ये वाला। तो यहाँ पर जो है वह आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी जो ऑप्शन होगा वह इसका राइट आंसर होगा। यदि एक शिक्षक थांडाई के सिद्धांत को कक्षा में लागू करता है तो बच्चों को कभी भी खोज विधि के लिए उन्मुख नहीं करेगा, क्योंकि इसमें प्रयास करवाया जाता है। उचित प्रयास और उचित अभ्यास प्रशिक्षण के द्वारा किया जाता है। एक शिक्षक के द्वारा छात्रों को उचित अभ्यास करवाया जाता है ताकि बालक और अच्छा सीख सके, उसका अधिगम प्रभावी हो सके, न कि उसे अपने हाल पर छोड़ देना। खोज विधि का मतलब क्या हो गया, बालक को छोड़ दो अपने हाल पर, भाई तू खोज कर और सीख अपने आप। तो ऐसा तो थांडाई के सिद्धांत में नहीं था, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो खोज विधि के लिए छोटे बालकों को उन्मुख करना ये कोई थांडाई के सिद्धांत में नहीं आता है। तो बी जो ऑप्शन होगा वही इसका राइट आंसर होगा। यदि शिक्षक थांडाई के सिद्धांत को लागू करना चाहता है तो वह बच्चों को कभी भी खोज विधि के लिए उन्मुख नहीं करेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और आज की वीडियो का यहाँ पे ही अपन विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा गुड बाय सी यू। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।